नमस्कार, मेरा नाम श्वेता यादव है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रयागराज में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, कुछ वस्तुएं अपने स्थान को नहीं बदलती हैं। वो समय के साथ अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं, जैसे स्कूल हो गया, घर, पेड़ एक्सेट्रा। पर वहीं दूसरी ओर पशु, पक्षी, कार, बस इत्यादि समय के साथ स्थिर नहीं रहते। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, यानी चलते हैं। जैसे कार या बस रोड पर चलती है, ट्रेन ट्रैक पर चलती है। इन सभी एग्जाम्पल्स में हम ये देख रहे हैं कि बॉडी या ऑब्जेक्ट की स्थिति समय के साथ बदल रही है, जिसे हम गति कहते हैं। तो आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक कार पोजीशन ए पर एक पर्टिकुलर टाइम पर एक घर और एक पेड़ के सामने खड़ी है। यहाँ पर घर और पेड़ दोनों ही स्थिर वस्तुएं हैं, यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं। तो हम इन स्टेशनरी वस्तुओं को अपना रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। हमेशा हम अपना रेफरेंस पॉइंट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि स्थिर वस्तु को मानकर चलेंगे। कुछ समय के बाद सेम कार अपनी पोजीशन को चेंज करके पोजीशन बी पर पहुंचती है, जो कि घर और पेड़ दोनों से दूर है। इस एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कार अपनी स्थिति को स्थिर ऑब्जेक्ट के सापेक्ष लगातार बदल रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कार गति कर रही है। जब कोई वस्तु फास्ट चलती है, उसमें ज़्यादा तेज मूवमेंट होता है, तो उस गति को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु बहुत धीरे चलती है, तो हमें उसकी गति को तत्काल ऑब्जर्व करने में दिक्कत होती है। जैसे घड़ी की सुइयों को ही ले लीजिए। जो घड़ी की सेकेंड हैंड की सुई होती है, वो जल्दी मूव करती है, बहुत जल्दी चलती है। इसलिए हम इसकी गति को बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं, नोटिस करते हैं। पर मिनट और घंटे की सुई को अगर हम देखें, तो घंटे की सुई बहुत ही धीरे मूव करती है। इसलिए हमें इनकी गति को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, ताकि हम ये जान सकें कि ये गति कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और गति के प्रकार के बारे में बात करते हैं। बच्चों, हमारी जो मेन कोर्स बुक है यानी NCERT, उसमें गति के 4 प्रकार दिए गए हैं। इस गति के चैप्टर में हम बेसिकली रेखीय गति पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे। रेखीय गति मतलब लीनियर मोशन। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गति के जो 4 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं, जो आपकी बुक में दिए गए हैं कोर्स में। पहला होता है रेखीय गति या लीनियर मोशन, सेकंड वृत्तीय गति, तीसरा घूर्णन गति या रोटरी मोशन, और चौथा दोलन गति या कंपन गति यानी ऑक्सीलेटिंग और वाइब्रेटरी मोशन। मैं इन चारों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, पर रेखीय गति के बारे में हम लोग ज़्यादा विस्तार से इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेखीय गति के बारे में बताती हूँ। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जहाँ पर ट्रेन अपने ट्रैक पर एकदम सीधी रेखा में गति कर रही है। और एग्जाम्पल्स में हम कार या बस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि रोड पर एक सीधी रेखा में चलती हैं, या फिर किसी भी आदमी का दौड़ना या चलना। सेकंड आता है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय पथ मतलब गोलाकार। यहाँ पर एक केंद्र होता है और उसके चारों ओर जो बॉडी या ऑब्जेक्ट होता है वो उसका चक्कर लगाता है। एग्जाम्पल के लिए हम घड़ी की सुइयों को देख सकते हैं, और एक और एग्जाम्पल के रूप में हम इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। या फिर जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है गति का, जहाँ पर सूर्य एक सेंटर हो गया और ग्रह जो है उसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं घूर्णन गति। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं
कि साइकिलिंग यानी कि जो साइकिल के पहिए हैं वो रोटेशन कर रहे हैं। तो इस पिक्चर को देख के हम रोटरी मोशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक अक्ष पर गति करती है तो घूर्णन गति कहते हैं, जैसे चलता हुआ पंखा या हमारी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अब हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे रोटेशन और रेवोल्यूशन को हम सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं, उसका एग्जाम्पल है ये रेवोल्यूशन। तो कैसे घूर्णन गति और वृत्तीय गति एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो सर्कुलर मोशन में दोस्तों एक बिंदु, केंद्र बिंदु के चारों ओर पूरी बॉडी मूव करती है एक वृत्तीय पथ पर, लेकिन रोटेशन में एक अक्ष होता है जिसके चारों ओर बॉडी मूव करती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोलन या कंपन गति की। किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द यानी कि टू और फ्रो मूवमेंट करती है, उसे हम दोलन गति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पिक्चर में आपको हमने पेंडुलम क्लॉक दिखाई है, जहाँ पर पेंडुलम जो है एक फिक्स पॉइंट्स पे है और वहाँ से वो टू एंड फ्रो यानी कि दाएं और बाएं मूव कर रहा है। इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको चारों गति के बारे में बताया और उसके एग्जाम्पल्स भी दिए। रेखीय गति के बारे में और जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि राशियाँ किस प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, यानी वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वे भौतिक राशियाँ जो केवल परिमाण द्वारा व्यक्त की जाती हैं अदिश राशियाँ होती हैं। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, यानी जो आंकिक मान होता है, जो नंबर होता है, उसे हम परिमाण कहते हैं। तो जिन भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन यानी दिशा का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज़ होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर द्रव्यमान, दूरी, चाल, लंबाई एक्सेट्रा। द्रव्यमान में मान लेते हैं किसी भी बॉडी का वेट अगर 40 kg है तो 40 kg में यहाँ पे 40 जो है वो एक परिमाण है। अब ये भार हर दिशा में 40 kg होगा, किसी एक पर्टिकुलर दिशा में 40 kg नहीं होगा। या फिर ऐसा नहीं है कि अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, ईस्ट से वेस्ट मूव करेंगे, वेस्ट से नॉर्थ मूव करेंगे, तो इस बॉडी का वेट घट जाएगा या बढ़ जाएगा। इसीलिए अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है और उसी से ये डिफाइन होती हैं। यही एग्जाम्पल हम दूरी का लेते हैं और यही नियम चाल और बाकी अदिश राशियों पर लागू होती है। अब हम सदिश राशियों की बात करते हैं। सदिश राशियों में यानी वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, यानी कि जहाँ पे हम नंबर के साथ साथ डायरेक्शन को लेकर के एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। जैसे हमने विस्थापन, वेग, बल, त्वरण आदि के एग्जाम्पल्स को देखा। विस्थापन के तौर पे हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई बॉडी 5 किलोमीटर ईस्ट दिशा में मूव की है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 जो नंबर है 5 किलोमीटर उसके साथ साथ हमने दिशा जोड़ रखी है, यानी कि यहाँ पर दिशा और परिमाण दोनों हैं, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और अगर हम बल की बात करें तो अगर मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, वो 2 kg का है, 3 kg का है, उस पर अगर हम 2 या 4 न्यूटन का बल लगाते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट पे बल एक पर्टिकुलर दिशा में लगाएंगे, तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बल एक सदिश राशि है। किसी भी ऑब्जेक्ट के गति के बारे में पढ़ने से पहले हमें दूरी और विस्थापन दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारी डेली लाइफ में दूरी और विस्थापन दोनों वर्ड्स को सेम सेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन फिज़िक्स में ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं और इनकी अलग अलग मीनिंग है। तो सबसे पहले हम दूरी के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई या चली गई
कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और ये दिशा पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी दिशा में चलें, वो चाहे कितना भी चले, वो सब जुड़ करके दूरी हो जाएगी। दूरी इसीलिए एक अदिश राशि है और जो दूरी की वैल्यू होती है, जो डिस्टेंस का मान होता है, वो ज़ीरो नहीं हो सकता और ना ही डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। हमने किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को किस तरीके से तय किया है, उस पाथ की लेंथ पर डिपेंड करती है। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि हमने उसे किस दिशा में तय किया है। अब हम विस्थापन की बात करते हैं। एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जैसा कि आप इस दो एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं, और हमें ये ए से बी कवर करना है, जाना है, तो हम ए से बी अगर हम एक निश्चित दिशा में जाएं और इनके बीच की जो दूरी है वो मिनिमम हो, तो हम कह देंगे कि ये विस्थापन है। और विस्थापन एक सदिश राशि है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो कैसे हो सकती है? अगर हम जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यानी हमारी जो प्रारंभिक स्थिति है या प्रारंभिक स्थान है, अगर कोई वस्तु जहाँ से चलना प्रारंभ करती है वापस वहीं पर आ जाती है, उसकी अंतिम स्थिति भी उसकी प्रारंभिक स्थिति होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो विस्थापन है वो शून्य है। अब हम दूरी और विस्थापन के कॉन्सेप्ट को कुछ और एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ फर्स्ट पिक्चर आपकी एनसीईआरटी बुक से ली गई है। यहाँ स्केल पर 4 पॉइंट्स ओ सी बी ए हैं जो अलग अलग टाइम पर ऑब्जेक्ट की स्थिति बताते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से चलना स्टार्ट करता है और पॉइंट ए तक गति करता है, तो उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी हो जाती है 60 किलोमीटर। और अगर हम विस्थापन ज्ञात करना चाहें ओ बिंदु से ए बिंदु के बीच में, तो वो भी हो जाता है 60 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी होती है। अब हम सेकेंड केस देखते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट ने ओ से चलना स्टार्ट किया, ए तक गया और फिर बी तक आया और फिर वहाँ रुक गया, तो कुल तय की गई दूरी क्या होगी? ओ ए प्लस ए बी, जो कि बराबर होगी 85 किलोमीटर के। पर कुल विस्थापन कितना होगा? विस्थापन यहाँ पर ज्ञात करने के लिए हम ये देखेंगे कि इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी और अंतिम स्थिति क्या है। तो जब हमारा जो ऑब्जेक्ट था या जो वस्तु थी वो जब चलना प्रारंभ की, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति बिंदु ओ पर थी, पर जब उसने अपनी गति को ख़त्म किया तो उसकी जो अंतिम स्थिति थी वो बी थी। अब अगर हम प्रारंभिक स्थिति को अंतिम स्थिति से एक सीधी लाइन से जोड़ते हैं तो हमें मिलता है ओ बी। तो हम कह सकते हैं कि विस्थापन बराबर ओ बी, जिसका मान है 35 किलोमीटर। अब हम ये देखते हैं थर्ड केस में कि यदि कोई वस्तु ओ से चलना प्रारंभ करती है और वो ए तक जाती है और फिर वापस ए से मुड़ के ओ पे आकर रुक जाती है, तो इस केस में उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी ओ ए प्लस ए ओ, यानी पूरा 120 किलोमीटर। और उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा? वो होगा 0 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती हैं, इसलिए विस्थापन शून्य हो जाता है, पर दूरी शून्य नहीं होती है। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि विस्थापन शून्य हो सकता है और दूरी शून्य नहीं हो सकती है। और हम जब चलना प्रारंभ करते हैं और वापस उसी
स्थिति पर वापस आते हैं तो हमारा विस्थापन शून्य होता है, पर दूरी शून्य कभी नहीं हो सकती। अब हम अपनी सेकंड पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति P से Q और Q से R जाता है, तो उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी हो जाती है PQ प्लस QR बराबर 7 किलोमीटर, और विस्थापन होता है P और R के बीच की सीधी न्यूनतम दूरी, यानी विस्थापन बराबर PR, जिसको हल करने पर 5 किलोमीटर आता है। इस तरह हम दूरी और विस्थापन के बारे में जानते हैं और उनके बीच के अंतर को भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब हम एक समान गति और असमान गति के बारे में जानेंगे और उनके बीच के अंतर के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले एक समान गति। एक समान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु यदि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु अगर एक जैसे टाइम इंटरवल में एक जैसा ही डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो हम उसे कहेंगे कि वो एक समान गति से चल रही है या उसकी गति नहीं बदल रही है। उदाहरण के लिए नीचे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक कार है जो पहले पॉइंट O पे थी और उसने चलना स्टार्ट किया। इस पॉइंट O को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे या निर्देश बिंदु मानेंगे, और 2 सेकंड बाद वो पॉइंट A पर पहुंची। उसने कुल दूरी तय की 4 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में वो पॉइंट B पर पहुंची और उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी थी 8 मीटर, और अगले 2 सेकंड में वो पॉइंट C पर पहुंची और उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी थी 12 मीटर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बिंदु O से बिंदु C तक पहुँचने में इस कार ने कुल समय लिया है 6 सेकंड और उसके द्वारा कुल दूरी तय की गई है 12 मीटर। इस प्रकार इसकी चाल हो जाती है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हर 2 सेकंड पे जो गाड़ी है वो 4 मीटर की दूरी कवर कर रही है या चल रही है, यानी कि इसकी दूरी समय के साथ जो समान समय अंतराल है उसके साथ न घट रही है न बढ़ रही है, एक समान है। तो ऐसी जब दूरी चली जाती है, ऐसी गति को हम एक समान गति कहते हैं। और एक समान गति का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा होती है। अगर हम एक समान गति का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक अक्ष पर हम दूरी रखते हैं और एक अक्ष पर समय, और एक सीधी रेखा हमें मिलती है। ये सीधी रेखा ये दर्शाती है कि समय के साथ जो तय की गई दूरी है वो भी समान रूप से बढ़ रही है। अब हम असमान गति के बारे में जानेंगे। असमान गति की परिभाषा है जब कोई वस्तु के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि किसी भी भीड़ वाली सड़क पर अगर कोई कार चल रही है तो उस कार की गति कम या अधिक होती है। उस कार की गति एक समान नहीं रह सकती। अगर उस कार को खाली जगह मिलती है तो उसकी गति बढ़ जाती है, और अगर उस कार को भीड़ वाली जगह या मार्केट की जगह मिलती है तो उसकी गति घट जाती है, यानी कि वो उतनी ही इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर पाती। अब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर एक कार जो O से चलना प्रारंभ करती है और जब बिंदु A पे पहुँचती है तो उसने 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय की, पर जब वो बिंदु B पे पहुँचती है तो उसी 2 सेकंड में इसने 8 मीटर की दूरी तय की, यानी कि इस 2 सेकंड में वो कुल 4 मीटर आगे बढ़ी। फिर जब वो B से C की तरफ जाती है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वो 2 सेकंड में 8 मीटर से 10 मीटर की दूरी तय की। इसका मतलब B से C जाने में इस कार ने 2 सेकंड में बस 2 मीटर की दूरी तय की, और जब फाइनली वो C से D तक पहुँचती है तो हम यहाँ देखते हैं कि 10 मीटर से उसने 16 मीटर की यात्रा तय की है और उसने 2 सेकंड समय लिया है। इसका मतलब ये हुआ
कि उसने 2 सेकंड में C से D के बीच कुल 6 मीटर की दूरी तय की। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हर बार हमारा जो समय है वो क्या है, समान है, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, पर हमारी जो दूरी है उस 2 सेकंड में हर बार अलग अलग है। OA में इसने 2 मीटर तय की गई दूरी है। A से B के बीच में उस कार के द्वारा उस 2 सेकंड में तय की गई दूरी 4 मीटर है। वहीं B से C के बीच में इस कार के द्वारा उस 2 सेकंड में तय की गई दूरी 2 मीटर है, और वहीं C से D में इस कार के द्वारा उस 2 सेकंड में तय की गई दूरी 6 मीटर है। तो यहाँ हम आराम से देख सकते हैं कि हर 2 सेकंड में कार के द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह एक असमान गति का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर असमान दूरी तय की जा रही है, पर हमारा समय का जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल, वो हर बार सेम है। और एग्जाम्पल्स हम असमान गति के दे सकते हैं। जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है, मुक्त पतन होता है, तब वो बॉडी एक असमान गति से नीचे धरती की तरफ आती है। और एक और एग्जाम्पल है, जब हमारी ट्रेन स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है तो स्टार्टिंग में वो बहुत स्लो चलती है, फिर वो अपनी स्पीड पकड़ती है और फिर उसके बाद उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। पर जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टेशन पे पहुंचने वाली होती है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है, और फाइनली जब वो स्टेशन पे पहुंच जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो रुक जाती है। तो एक ट्रेन की गति को हम असमान गति का एग्जाम्पल, एक ट्रेन की गति को हम असमान गति के एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। हमने गति के जो टॉपिक्स अभी डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, उम्मीद है आपको सब समझ आ गए होंगे। कुछ और टॉपिक्स हम गति के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।